क्या दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स ऐसी भुगतान व्यवस्था तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में स्विफ्ट पर दुनिया की निर्भरता को कम कर सकती है? भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स 2026 के दौरान ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में पिछले कुछ सालों से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन शुरुआत में एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, अभी ऐसा कोई पुख्ता ऐलान नहीं हुआ कि ब्रिक्स 2026 में स्विफ्ट का तैयार होना या पूरी तरह से समानांतर विकल्प लॉन्च करने जा रहा है, या फिलहाल मामला किसी एक नए ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क को लॉन्च करने का नहीं, बल्कि मौजूदा व्यवस्थाओं को जोड़ने और डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशों का है। सबसे पहले समझिए कि स्विफ्ट आखिर क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षित तरीके से भुगतान संबंधी संदेश पहुंचाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। आसान भाषा में से कहें तो स्विफ्ट खुद आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक तक नहीं पहुंचाता, बल्कि ये बैंकों को ये बताने का काम करता है कि किस खाते से कितनी रकम किस बैंक को और किस तरह ट्रांसफर करनी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए दुनिया भर के हजारों वित्तीय संस्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वजह किसी देश का स्विफ्ट सिस्टम से कट जाना उसके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण रूस है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने कई रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक लेन देन करना रूस के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया। इसी अनुभव ने कई देशों को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर किसी एक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था पर निर्भरता बहुत ज्यादा होगी तो संकट के समय आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यहीं से ब्रिक्स की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई नए सदस्य देश भी शामिल है। इस समूह की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की कुल आर्थिक गतिविधियों में बड़ा योगदान देती है। इसलिए अगर ये देश आपस में व्यापार करते समय डॉलर और पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करते हैं तो इसका असर सिर्फ ब्रिक्स देशों पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। ब्रिक्स की कोशिश का मतलब ये नहीं है कि कल से स्विफ्ट खत्म हो जाएगा और उसकी जगह ब्रिक्स का कोई एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। असल कोशिश कई अलग अलग रास्तों पर एक साथ आगे बढ़ने की है। इनमें स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, अलग देशों के भुगतान सिस्टम को आपस में जोड़ना, सीमा पार भुगतान और आसान बनाना और डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शामिल है। अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार को समझिए। मान लीजिए भारत और किसी ब्रिक्स देश के बीच बड़ा व्यापार होता है। अगर हर लेन देन के लिए पहले भारतीय रुपयों को डॉलर में और फिर डॉलर को दूसरी मुद्रा में बदलना पड़े तो भुगतान प्रक्रिया में अतिरिक्त लागत और डॉलर पर निर्भरता दोनों चीजें बढ़ती हैं और अलग दोनों देश सीधे अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर सके तो डॉलर के इस्तेमाल की जरूरत यहाँ पर कम हो जाएगी। यही विचार ब्रिक्स के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की चर्चाओं के केंद्र में है। इसके बाद आता है CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये किसी निजी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होती, बल्कि किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्रा होती है। भारत का डिजिटल रुपया इसका एक उदाहरण है। अगर अलग अलग देशों में CBDC व्यवस्थाओं को भविष्य में इस तरह जोड़ा जा सके कि सीमा पार भुगतान तेज, सुरक्षित और कम लागत में हो तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के मौजूदा तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत के लिए ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास अपना मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है। UPI ने देश के भीतर डिजिटल भुगतान को बड़े पैमाने पर बदल दिया और भारत कई देशों के साथ UPI से जुड़े सहयोग पर भी काम कर रहा है। हालांकि समझना जरूरी है कि UPI और स्विफ्ट एक ही तरह की व्यवस्था नहीं है। UPI मुख्य रूप से तेज रिटेल पेमेंट और बैंक खातों के बीच लेन देन के लिए है, जबकि स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच भुगतान संबंधी संदेशों का नेटवर्क है। इसलिए UPI को सीधे स्विफ्ट का विकल्प कहना सही नहीं होगा। ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक वैश्विक भुगतान व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ तकनीक पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए अलग अलग देशों के बैंकिंग सिस्टम, नियम, सुरक्षा मानक, मुद्रा विनियमन व्यवस्था और वित्तीय संस्थानों के बीच भरोसे की जरूरत होती है। अगर अलग अलग देशों के भुगतान प्रणालियों को जोड़ना है तो ये तय करना होगा कि लेन देन का निपटारा कैसे होगा, मुद्रा की कीमत कैसे तय होगी और किसी विवाद की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी।
दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि डॉलर अभी भी वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन डॉलर में होते हैं और केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में भी डॉलर की बड़ी भूमिका है। इसलिए सिर्फ एक नया भुगतान नेटवर्क बनाने से डॉलर की भूमिका तुरंत खत्म नहीं हो जाएगी। फिर भी ब्रिक्स की दिशा महत्वपूर्ण अगर है, जिस तरीके से अगर सदस्य देश धीरे धीरे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाते हैं और अपने भुगतान सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं तो CBDC जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के कई हिस्सों में डॉलर और पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क पर निर्भरता कम हो सकती है। यानी कि ब्रिक्स की कहानी फिलहाल स्विफ्ट को खत्म करने की नहीं बल्कि विकल्पों की संख्या बढ़ाने की है और अगर ये कोशिशें सफल होती हैं तो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देशों के पास सिर्फ एक प्रमुख रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय कई रास्ते हो सकते हैं। और यही वजह है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 को सिर्फ एक कूटनीतिक सम्मेलन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक सवाल है कि क्या दुनिया धीरे धीरे ऐसे बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है जहां डॉलर और मौजूदा पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के साथ साथ दूसरे भुगतान नेटवर्क और स्थानीय मुद्राओं की भी बड़ी भूमिका होगी। इसका जवाब अभी पूरी तरह तय नहीं है। इसके सामने तकनीक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां बड़ी है, लेकिन अगर सदस्य देश अपने भुगतान तंत्र को सफलतापूर्वक जोड़ने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो ये वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाओं में धीरे धीरे होने वाले एक बड़े बदलाव की शुरुआत जरूर हो सकती है।